गुड इवनिंग। मेरा नाम ज्योति सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बिलोंग करती हूँ। आज का विषय है, क्या रूस और यूक्रेन युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ है। यह प्रश्न जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं और विश्व में कोई भी घटना किसी देश को प्रभावित न करे, ये लगभग नामुमकिन सा हो गया है। आर्थिक संसाधनों को लेकर के संघर्षों और विचारधाराओं में विरोध के कारण इतिहास में और हमारे पौराणिक कथाओं में भी अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन है, जिसमें एक प्रमुख रूप से हम प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को देख सकते हैं। जिस प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न हुई संसाधनों की मांग और विभिन्न राष्ट्रीयताओं का उदय हुआ, और इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उन राष्ट्रीयताओं में संघर्ष बढ़ता गया और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही प्रथम विश्व युद्ध का जन्म हुआ। और इस विश्व युद्ध में विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए वर्साई की संधि की गई और उसमें कुछ इतनी कठोर शर्तें शामिल की गई जो भविष्य में फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने में मदद किया, और लोग उस विचारधाराओं के प्रति आकर्षित भी हुए, और ये विचारधारा ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, जिसके परिणाम के विभत्स रूप को हम जापान में आज भी देख सकते हैं। जैसा कि एक मशहूर शायर ने कहा है, क्या फ़ायदा अब युद्धों की निंदा करके, क्या फ़ायदा अब युद्धों की निंदा करके, कोई हुकूमत दिखाए मुर्दों को जिंदा करके। और इन दोनों युद्धों के विभत्स रूप और इनके कारणों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान आधार पर और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर रूस और यूक्रेन के युद्ध को तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ कहना उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जो वर्तमान में विभिन्न राष्ट्र हैं वो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, और कोई भी राष्ट्र अपने जनता के विरुद्ध नहीं जा सकती, और कोई भी जनता या आम नागरिक वो शांति बनाए रखना चाहता है, और अपने लोगों के भलाई के लिए कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के पक्ष में युद्ध में शामिल हो, इसकी संभावना वर्तमान परिस्थिति में अत्यंत कम दिखाई पड़ती है। और रही बात जिस विश्व युद्ध की जो संकल्पना की जा रही है, उसमें अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि रूस जो है वो एक साम्यवादी कंट्री है और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी कंट्री है, और नाटो सदस्य जो है, नाटो जो ग्रुप है वो यूएसएसआर की विचारधारा को कहीं ना कहीं बीट करना चाहता है, और इस संदर्भ में वह यूक्रेन को माध्यम बना करके रूस की सीमा पर नियंत्रित करना चाहता है, और रूस इस बात को समझता है, और इसीलिए वो अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए वो एक सैनिक कार्यवाही कर रहा है। और अगर यूक्रेन उस शर्तों को मान ले कि और नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे, तो रूस मतलब वहीं पे युद्ध विराम कर सकता है, और वहाँ पे या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे किसी जो विचारधारा रूस की है उसके अनुसार सरकार स्थापित हो जाए। और इस तृतीय विश्व युद्ध की संभावना इसलिए भी कम दिखाई देती है क्योंकि अनेक राष्ट्र जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न है, और अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो परमाणु शक्ति के प्रयोग होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जा सकती है। और तृतीय विश्व युद्ध में अगर परमाणु शक्ति का प्रयोग हो जाता है तो किसी के भी हार और जीत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इससे सभी लोगों को समान रूप से तबाही झेलनी पड़ेगी, और सभी राष्ट्र इस बात से परिचित हैं और कोई भी राष्ट्र युद्ध में शामिल होने से बचेगा। और एक बात ये भी है कि जो कोई भी युद्ध होता है उसमें प्रमुख भूमिका सैनिक ही निभाते हैं, और वर्तमान परिस्थिति में ये देखा जा रहा है कि जो सैनिकों में जागरूकता बढ़ी है या वो विभिन्न युद्धों के परिणामों को समझ चुके हैं, वो युद्ध के प्रति कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए हैं, और वो युद्धों से और वो लंबे समय तक युद्ध में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी राष्ट्र युद्ध में शामिल होने से बचेगा। और वर्तमान परिस्थिति में जो युद्ध है वो इतने महंगे हो गए हैं कि उसमें कौन देश हार रहा है जीत रहा है, इसके बदले ये मायने रख रहा है
कि जो भी युद्ध में शामिल होगा उसे अपने आर्थिक संसाधनों की क्षति झेलनी पड़ेगी, जो किसी भी राष्ट्र की जनता के लिए सही नहीं होगा। और कोरोना महामारी में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उससे वैसे भी वैश्विक मंदी की स्थिति बनी हुई है, और उस मंदी से उबरने के लिए प्रत्येक राष्ट्र प्रयास कर रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना कम हो जाती है। और जो है इस संदर्भ में फिर एक बात ये भी सामने आती है कि जो राष्ट्र हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं और अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस संदर्भ में एक हालिया घटना जो यूएसए है, जिसके संदर्भ में जो यूक्रेन युद्ध कर रहा है, जिसके विचारधारा को लेकर के या जिसको प्रोत्साहित करना है, वो भी उसके तरफ से प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ही उसका सहयोग कर रहा है। और इस संदर्भ में सबसे रोचक तथ्य ये है कि हाल ही में यूएसए और नाटो सदस्यों के रूस को G20 से बहिष्कृत करने के लिए कहे जाने के बाद भी इंडोनेशिया द्वारा उसको G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करना और रूस द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाना, ये दिखा रहा है कि सभी राष्ट्र जो हैं वो अपने अपने हितों को लेकर के सतर्क हैं और किसी भी गुट के दबाव में आकर के कार्य करने के लिए मजबूर नहीं है। सभी अपने हितों को समझ रहे हैं और उसके अनुरूप ही निर्णय ले रहे हैं। और इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं भारत का प्रभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत की गुट निरपेक्ष नीति के बदौलत ही भारत जो है इस टाइम रशिया और यूएसए दोनों से संतुलन बनाए रखे हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो है जो रूस है वो जो कर रहा है वो विचारधाराओं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप है। इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने की संभावना अत्यंत ही कम है। इस संदर्भ में अगर देखा भी जाए कि भविष्य में अगर तृतीय विश्व युद्ध की संभावना भी होती है तो वो सैनिकों और बमों का युद्ध न होकर के वो डिजिटल युद्ध होने की संभावना बनी हुई है। किंतु हमें इस संदर्भ में एपीजे अब्दुल कलाम का जो कोटेशन है उसको ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हमें एक अच्छे नागरिक होने के कारण और सभी राष्ट्रों को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में लाल बहादुर शास्त्री का कथन है कि जितनी बहादुरी से या जितने जोश से हम किसी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं या लड़ने के लिए तैयार होते हैं, उससे अधिक बहादुरी से हमें शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।